हेलो बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवकल समीकरणों को हल करना सीखा, जिसमें हमने सबसे पहली कैटेगरी पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरणों को हल करना सीखा था, जिसमें कि मैं आपको याद दिला दूं कि हमने इस तरह के समीकरण देखे dy/dx बराबर fx या dy/dx बराबर fy, यानी कि ऐसे समीकरण जिसमें प्रथम अवकलज और केवल x के पद y नहीं है, या प्रथम अवकलज और केवल y के पद जिसमें x नहीं है। इस तरह के अवकल समीकरणों को हल करना हमने सीखा था। अब इन समीकरणों पर आधारित एक एक्सरसाइज मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, और जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। 15वां और 16वां क्वेश्चन मैं यहाँ पर काट रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद साथ में मैं इस एक्सरसाइज के आंसर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये लिखे गए हैं, तो आप अपने आंसर्स को निकालने के बाद इनसे टैली कर सकते हैं। यहाँ भी 15वें और 16वें क्वेश्चन का आंसर मैंने हटा दिया है। अब हम पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरणों की अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हुए एक नए प्रकार के समीकरणों पर विचार करते हैं, जो देखने में इस तरह के होंगे dy/dx बराबर fx इंटू 5y, यानी कि x के पद भी होंगे y के पद भी होंगे, लेकिन ये दोनों को सेपरेट किया जा सकेगा। और अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5y है y के पद हैं, इनको dy के साथ रखा जाएगा, और जो dx के पद हैं वो fx के पद हैं वो dx के साथ रखे जाएंगे। इसका मीनिंग होगा, ये समीकरण इस रूप में लिखा जाएगा 1/5y dy बराबर fx dx, और इसके बाद fx की नेचर 5y की नेचर का ध्यान में रखते हुए हम लोग दोनों साइड को इंटीग्रेट करके इस समीकरण को हल कर लेंगे। इस तरह का एक उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर dy/dx है, x के पद भी हैं और y के पद भी हैं, लेकिन x के पद अंश में मौजूद हैं, y के पद हर में मौजूद हैं, यानी कि दोनों सेपरेटेड हैं। तो बिल्कुल ये इसी कैटेगरी का समीकरण है। हम लोग इसको हल करते हुए हमने लिखा यहाँ पर चरों को पृथक करने पर, मतलब क्या है कि y के जो पद होंगे वो सारे dy के साथ ले जाने हैं हमें, और x के पद dx के साथ ले जाने हैं। इसका मतलब dx को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे यहाँ। तो इस तरीके से ये समीकरण इस रूप में आ जाता है। इसके बाद हम लोगों को सिंपली इनको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग ब्रैकेट खोलते हुए 1dy अलग और y² dy अलग, ऐसे ही 1dx अलग x² dx अलग रखते हुए हम इनको इंटीग्रेट करते हैं। अगले स्टेप में यहाँ आ जाते हैं। 1dy का y और y² dy का y³ 3x 1dx का x और x² dx का x³ 3 आ जाता है इंटीग्रल। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दोनों ही साइड में by3 करके आया, तो जब हम कांस्टेंट जोड़ते हैं तो कांस्टेंट में भी c/3 ऐड कर देते हैं। इसके बाद 3 से हम पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि डिनोमिनेटर यानी कि हर के अंदर हमें 3 ना दिखाई दे, जो कि अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से हम लोग हल को इस स्थिति में ले आते हैं। इस रूप में रखा जा सकता है, और यहाँ पर चाहें तो हम लोग यहाँ पर आंसर को छोड़ सकते हैं, और अगर चाहें तो हम लोग इससे भी आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। जैसे इसके फैक्टर हो सकते हैं, और इसके में से 3 कॉमन आ सकता है, और y-x इस तरीके से कॉमन आ सकता है। लेकिन अगर आप लोग इस स्टेज पे भी आंसर को छोड़ दें तो आप कोई गलती नहीं है, इसको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा ही एक और उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ dy/dx के पद हैं, y के पद अंश में मौजूद हैं और x के पद हर में मौजूद हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें y के पद dy के साथ ले जाने हैं और x के पद dx के साथ ले जाने हैं। तो सिंपली ये जो 1+y² है इसे हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा 1 करके। लेकिन हमें जब भी किसी चीज़ से, किसी राशि से किसी समीकरण को भाग देना होता है तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कहीं वो 0 तो नहीं है, क्योंकि 0 से भाग परिभाषित नहीं होता। तो हम लोग जानते हैं कि चूँकि y² एक राशि का वर्ग है जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए 1+y² की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग इस समीकरण को
1+y² से डिवाइड करके और dx से राइट साइड में मल्टीप्लाई करके इस रूप में लिख सकते हैं ये। इसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 1/1+y² का इंटीग्रल हम जानते हैं tan इनवर्स y होगा, ऐसे इसका tan इनवर्स x होगा, यहाँ पर आ गया। और चूंकि दोनों साइड में जो इंटीग्रल आए हैं tan इनवर्स में आए हैं, तो हम लोग कांस्टेंट जो जोड़ते हैं वो भी tan इनवर्स के जोड़ देते हैं। इसके बाद tan इनवर्स x को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं। हालांकि आप चाहें तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लिखना चाहें तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने tan इनवर्स x को लेफ्ट साइड में ले आए और ये बना tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x। और एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स a माइनस b बटे 1+ab। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस आंसर को इस रूप में लिख देते हैं और दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल हो जाता है और ये आ गया आंसर हमारा ये। और 1+xy से भाग मल्टीप्लाई करके हम फाइनल आंसर को इस रूप में छोड़ सकते हैं। अब चूंकि इसमें एक स्वेच्छ अचर मौजूद है k, तो इसलिए ये दिए गए समीकरण का एक व्यापक हल है। और अगर हम इस k को कोई अपनी तरफ से कोई वैल्यू दे दें 1 2 3 4 -3 एटसेट्रा, तो यही व्यापक हल जो है एक विशिष्ट हल में बदल जाता है। ऐसा ही एक और उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब पिछले दोनों सवालों के मुकाबले ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें टर्म तो उसी तरह के हैं, राइट साइड में 1+y² बटे 1+x², लेकिन स्क्वायर रूट में है। तो हम लोग इस समीकरण को ये लिख देते हैं, दिया गया समीकरण ये लिखा, और इसके बाद इसी समीकरण को हम लिख सकते हैं dy बटे dx बराबर रूट को सब तोड़ देते हैं, तो स्क्वायर रूट 1+y² ऊपर और स्क्वायर रूट 1+x² नीचे। अगले स्टेप में चूंकि हमें पता है कि हमें dy के साथ में y के पद चाहिए, dx के साथ में x के पद चाहिए, तो dx राइट साइड ले जाएंगे, लेकिन ये वाला जो पद है इससे हम भाग दे देंगे लेफ्ट साइड में, तो 1 करके ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये समीकरण इस रूप में बदल जाता है। और इसके बाद हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना, तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, इंटीग्रल 1/√1+x² बराबर dx बराबर log मॉडुलस x प्लस स्क्वायर रूट 1+x²। इस फार्मूले की मदद से दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। log मॉडुलस y प्लस रूट 1+y² log बराबर log x प्लस मॉडुलस x प्लस रूट 1+x²। और चूंकि दोनों इंटीग्रल log में आए हैं, तो हम राइट साइड में एक कांस्टेंट जोड़ते हैं log c। और अगले स्टेप में log a प्लस log b बराबर होता है log ab। इस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग राइट साइड को log c इंटू दिस रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद दोनों साइड का एंटी लॉग लेने पर log कट जाता है और हमें फाइनल आंसर इस रूप में मिलता है। एक और उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर दिए गए समीकरण में dx के साथ में x और y दोनों के पद हैं, ऐसे dy के साथ में x और y दोनों के पद में। तो हमने लिखा है दिया गया अवकल समीकरण ये, लेकिन हम एक चीज नोट करते हैं यहाँ पर, इसमें से हम लोग अगर x कॉमन निकाल लें तो ये इस फॉर्म में आ जाता है समीकरण। ऐसे यहाँ से y कॉमन निकल सकता है तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। अब हम देख रहे हैं कि dx के साथ ये जो y के पद हैं ये वाले ये यूजलेस हैं, ऐसे dy के साथ ये जो x के पद हैं ये यूजलेस हैं। तो हम लोगों को बेसिकली इनको dx के साथ और dy के साथ इंटरचेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं इससे भाग देता हूँ पूरे समीकरण को, तो ये dx के नीचे चला जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही इससे भाग दे देता हूँ तो ये dy के तो नीचे चला जाएगा और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में समीकरण इस रूप में आ जाता है। अब हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे देखिए जरा टर्म बना हमारा x/x² - 1, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम देखते हैं x² - 1 का अगर डिफरेंशियल किया जाए, x² - 1 का डिफरेंशियल d बटे dx, तो ये हमें मिलेगा 2x और 1 का 0। अब x तो ऊपर मौजूद है, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर पूरे इसको 2 से अगर गुणा कर दें तो ये नीचे वाले का डिफरेंशियल बन जाएगा। बिल्कुल यही फॉर्म राइट साइड में दूसरी तरफ बनी हुई है हमारी ये वाली y dy बटे y² - 1। तो यहाँ पर भी यही स्थिति बनेगी, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे समीकरण इस वाले पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर समीकरण इस रूप में मिल जाता है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट हमने किया यहाँ पर ये लिखा नेक्स्ट स्टेप में और यहाँ जो 2x dx है
और ये 2y dy है, इसे हम लिखा, ये है क्या एक्चुअल में, ये d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और ये d अपॉन डी वाई आएगा, ये गलत लिखा गया, d अपॉन डी वाई ये ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 है। तो ऊपर जो है अंश में ये चीज, ये हर का डिफरेंशियल है। जब ऐसी स्थिति बनती है हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, इस तरह का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नीचे एफ एक्स है और ऊपर एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो इंटीग्रल जो आता है वो आता है इंटीग्रल लॉग मॉडुलस एफ एक्स नीचे वाले का प्लस सी। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कि इसका इंटीग्रल हो गया लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रल हो गया लॉग मॉड वाई स्क्वायर माइनस 1, और राइट साइड में हमने कांस्टेंट जो जोड़ा, चूंकि दोनों टर्म लॉग में आए हैं तो हमने कांस्टेंट भी लॉग सी जोड़ा। यहाँ भी अब लोग डायरेक्ट सीधे लॉग सी ही लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर लॉग ए इंटू बी होता है। अगले स्टेप में ये बन जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 ये, और दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने के बाद लॉग खत्म हो जाता है, तो फाइनल आंसर इस रूप में मिलता है। ही एक और उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं डी वाई के साथ यहाँ पर एक्स के पद हैं और डी एक्स के साथ यहाँ पर वाई के पद भी मौजूद है और एक्स के भी हैं। तो डी एक्स के साथ एक्स के पद जो मौजूद है ये यहाँ पर, ये तो ठीक है, लेकिन ये वाले पद जो हैं यूजलेस हैं, इनको हम लोगों को नीचे भाग देना पड़ेगा, और ऐसे डी वाई के साथ जो ये पद मौजूद हैं इनसे भी हमें भाग देना पड़ेगा ताकि ये दूसरी साइड चले जाएं। तो और साथ में एक चीज और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि इस समीकरण में एक शर्त और दी गई है हमें, तो और दी गई है हमें कि जब x की वैल्यू 0 है तो उस समय y की वैल्यू -1 होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर एक विशेष हल चाहते हैं, व्यापक हल नहीं। तो हम लोग सबसे पहले इसका व्यापक हल निकालेंगे और फिर उसे विशेष हल में बदलने के लिए अचर पद को कोई अलग वैल्यू देंगे जो जिससे कि दिया गया समीकरण या प्राप्त होने वाला समीकरण इस शर्त को संतुष्ट कर जाए। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, देखिए जरा पर दिया गया समीकरण ये है, इसके बाद हम लोगों ने इससे भाग दे दिया और इससे भाग दे दिया, तो ये समीकरण इस रूप में आ गया। अगले स्टेप में हमने इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिख दिया, तो इसका इंटीग्रल हम लोग जानते हैं ये tan इनवर्स y होगा, लेकिन इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए हम देखते हैं, इसे लिख सकते हैं e की पावर x dx अपॉन 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, और अगर हम e की पावर x को t मान लें तो dt बटे dx करेंगे तो e की पावर x dx जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्म बन जाएगी इंटीग्रल 1/1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी, और इसका इंटीग्रल tan इनवर्स टी होगा। ये लिखा हमने यहाँ पर tan इनवर्स टी, और जब ये दोनों टर्म tan इनवर्स में आए हैं तो हमें सही तरीका ये है कि हम यहाँ पर भी इसको tan इनवर्स में ही जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें एक विशेष हल निकालना है, तो अल्टीमेटली ये जो अचर पद होगा चाहे किसी भी रूप में रखा जाए, ये अल्टीमेटली गायब होना है, इसकी जगह कोई और वैल्यू नहीं है, तो हम सी भी जोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अब क्या किया कि ये जो हमारा व्यापक हल निकला है इसमें हम लोगों ने x की जगह 0 रखा और y की जगह -1 रखा। तो हम लोग जब रखते हैं यहाँ पर tan इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स e की पावर 0 बराबर c। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस tan इनवर्स x होता है, और tan इनवर्स e की पावर 0 यानी कि tan इनवर्स 1 होगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये वैल्यू आई c की, तो हमने c को लेफ्ट साइड लिख करके लिखा है, तो ये tan इनवर्स -1 जो है ये तो माइनस tan इनवर्स बन गया, और जैसे कि मैंने बताया अभी tan इनवर्स e की पावर 0 ये tan इनवर्स 1 बन गया, और माइनस का tan इनवर्स 1 और प्लस का tan इनवर्स 1 कैंसिल होकर के 0 आ गया। तो हमें यहाँ से c की वैल्यू मिल जाती है 0, और c की ये वाली वैल्यू हम लोग इस समीकरण नंबर 1 यानी कि जो व्यापक हल था उसके अंदर रख देते हैं। तो इस तरीके से हमें अभीष्ट विशिष्ट हल मिल जाता है tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x बराबर 0। अब मैं इसी तरह के समीकरणों पर आधारित एक एक्सरसाइज आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, साथ में इसके आंसर्स भी दिए गए हैं, तो आप इसके क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।